अजवर गायब हो गया है, बहुत सारे बच्चे गायब हो गए हैं। चलें 2 मिनट और वेट करते हैं, हो सकता है जुम्मे का दिन है। 2 से 5 मिनट में हम अभी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जब तक आप लोग अपनी क्यूरीज अगर कोई है तो वो चैट स्क्रीन पे पोस्ट कर दें, तो मैं स्लाइड के अकॉर्डिंगली उसको आपको आंसर कर देती हूँ। बेटा किसी भी स्टूडेंट को कल के लेक्चर के हवाले से अगर कोई भी सवाल है तो वो चैट स्क्रीन पे आप लिख दो, तो मैं आंसर करके आपको अभी के अभी जवाब दे दूँ। अच्छा, मुझे प्लीज़ स्लाइड नंबर बताएं कि कल कहाँ पे रोका था हमने। कोई भी बच्चा चैट स्क्रीन के ऊपर स्लाइड नंबर बता दे। बच्चों आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? आप लोगों को आवाज़ आ रही है? स्लाइड 9 से स्टार्ट करना था। मोहम्मद नईम, मुझे तो यहाँ तक याद आ रहा है कि रोल तक हो गया था। रोल मैंने कल आपको करवा दिए थे जी। स्लाइड 12। थैंक यू सलमा। अच्छा जी, अब हम बात करने जा रहे हैं नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब होता है बेसिकली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स, रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स। ठीक है, ये वो एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने का तरीकेकार, ठीक है, कि ये काम इस तरीके से करेंगे, थ्रू प्रॉपर चैनल होगा तो ये एक्सेप्टेबल है, वरना एक्सेप्टेबल नहीं है। अब कॉमन टाइप्स ऑफ नॉर्म्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि कितना एफर्ट रिक्वायर्ड है, परफॉर्मेंस का लेवल क्या है, कोई एम्प्लॉय एब्सेंट है तो वो क्यों एब्सेंट है, कोई भी एम्प्लॉय है वो कितना प्रॉम्प्ट है, मतलब कितना जल्दी काम करने की वो कोशिश करता है, कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कितनी जल्दी वो दिखाता है, कितनी वो लॉयल्टी, सेंस ऑफ लॉयल्टी है, ड्रेसिंग स्टाइल क्या है। ये हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस, द वे वी एक्सपेक्ट पीपल टू बिहेव। ठीक है, देन देयर इज अनदर वर्ड, कॉन्फर्मिटी। कॉन्फर्मिटी का मतलब होता है कि हम इंडिविजुअल्स को कॉन्फर्म करते हैं, लाइक इफ दे आर नॉट फॉलोइंग द कोड ऑफ एथिक्स,
तो we ask them that why you guys are not following the code of ethics, what actually is the problem, और हम उन्हें बताते हैं कि देखिए ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं, ये जो है वो हमारे कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, तो why aren't these being followed, ठीक है, हम उनको मेक श्योर करते हैं कि दे कंप्लाई, दे फॉलो द रूल्स एंड लॉज, ठीक है, और ताकि उनका सोशल बिहेवियर जो है वो एक्सेप्टेबल हो, जिस तरह से भी वो बिहेव कर रहे हैं, जो भी उनका हुलिया है वो एक्सेप्टेबल हो फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि कोई भी प्रॉब्लम खड़ी ना हो, ठीक है। ग्रुप प्रेशर, बेसिकली ग्रुप के अंदर एक बंदा जो है वो जो भी सही समझता है या गलत समझता है, तमाम तर ग्रुप मेंबर्स उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पे भी प्रेशर डेवलप करता है। सो वी नीड टू मेक श्योर कि कोई एक इंडिविजुअल भी ऐसा ना हो कि वो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर इख्तियार करे, क्योंकि एक बंदा करेगा तो पूरा उसका ग्रुप करेगा, फिर एक ग्रुप करेगा तो और तमाम तर ग्रुप्स करेंगे, तो देन दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर द मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरी बात, the effect of conformity is as strong as it is once was, although still powerful force। अच्छा जी, फोर्स पावरफुल है, लेकिन पहले जो था वो हम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, अब हमने उसके अंदर थोड़ी सी नरमी दिखा दी है, विच इज रॉन्ग। आपने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता है ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स पे, नॉर्म्स पे, एथिक्स पे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा, यहां पे एक वर्ड और आ रहा है, ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक का मतलब होता है कि ग्रुप के अंदर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस हो जाता है कि अगर वो बंदा ये कर रहा है तो अगर मैंने ये काम नहीं किया, तमाम चार लोग एक जैसा काम कर रहे हैं, तो जो एक लेफ्ट वन ओवर होता है, ही फील्स थ्रेटेंड कि यार मेरा ग्रुप जो है वो तो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं तो मैं भी शुरू कर देता हूं। इसकी मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे 5 दोस्त हैं, 5 दोस्तों में से 4 दोस्त जब स्मोकर होते हैं तो वो पांचवा भी चाहते हुए या ना चाहते हुए भी स्मोकिंग स्टार्ट कर देता है। Why? To follow his friends, so that he is not the left one out, he does not feel or have the feeling to be the odd one out, ठीक है। 4 लोग जो है वो पिज्जा खा रहे हैं, मैं निहारी खाऊं, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो ग्रुप ऑर्डर कर रहा है मुझे भी उसी को फॉलो करना पड़ेगा, मेरा ओपिनियन शुड ऑल्सो मैच माई ग्रुप, सही है। एग्जाम्पल्स ऑफ कार्ड्स यूज्ड इन एसिंक्रोनाइजेशन स्टडी, इसको प्लीज स्किप कर जाइए, यहाँ पर इसकी कोई रेलेवेंस नहीं बन रही है। आई डोंट नो, मे बी ये थोड़ा सा स्लाइड का एरर हो गया होगा, या आई जस्ट हैव नो आइडिया। यहाँ पर इसका एग्जांपल ऑफ यूज कार्ड, हम एसिंक्रोनाइजिंग स्टडी के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब ये फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रेस्टीज ग्रेडिंग पोजीशंस होती हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल्स को रिकग्निशन दी जा रही होती है कि यस, आपने अपने ग्रुप के अंदर इतना % बिहेव किया है। अगर मैं इसको यहां से दूं तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ये वाला देखें, ए जो है इसकी परफॉर्मेंस लेवल इज हायर, मच हायर देन द सी, बी इज समवेयर इन द मिडिल। लेकिन मैं इसको अभी इसके ऊपर बात करना पसंद नहीं करूंगी, सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको कि क्या मतलब है कि हाउ इंडिविजुअल्स आर कंट्रीब्यूटिंग इन द ग्रुप। हम एक तीनों मेंबर्स को आपस में एक दूसरे से कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। उस स्लाइड पे भी सिर्फ कंपैरिजन एक्सप्लेन करने के लिए वो बनाया हुआ है, उसका और कोई मसरफ नहीं है, ठीक है। फॉर्मल स्टेटस सिस्टम्स आर इफेक्टिव व्हेन द परसीव्ड रैंकिंग ऑफ द इंडिविजुअल, यानी हमने रैंक कर दिया, 3 इंडिविजुअल्स को हमने कंपेयर कर लिया, और जो सबसे हाईएस्ट परफॉर्मर है उसको हम अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड करेंगे, और जो सबसे लोएस्ट परफॉर्मर है उससे हम कॉन्फ्रंट करेंगे कि हाँ जी आपने क्यों नहीं चीजें कंप्लीट की हैं। ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या है, साइज कितना बड़ा है, स्मॉल ग्रुप है, लार्ज ग्रुप है। सोशल लोफिंग का मतलब होता है, ये एक टेंडेंसी होती है जो हम इंडिविजुअल से हम उनके एफर्ट के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से, उनके ग्रुप से हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। द टेंडेंसी फॉर इंडिविजुअल्स टू एक्सपेंड लेस एफर्ट व्हेन ग्रुप कलेक्टिवली देन द वर्किंग इंडिविजुअली। हम क्या करते हैं, इसमें होता क्या है, बहुत 4 लोगों का एक ग्रुप है, उसमें से एक बंदा स्लीपिंग पार्टनर बन जाता है, बाकी 3 बेचारे मेहनत कर रहे होते हैं। हालांकि वो एक बंदा भी कैपेबिलिटी रखता है इंडिविजुअली काम करने की, लेकिन जब वो ग्रुप का मेंबर होता है तो उसको पता होता है कि उसके ग्रुप मेंबर उसका काम भी कर लेंगे,
So he starts actually not participating that well as he used to when he was working individually. क्योंकि इंडिविजुअल अगर मैंने टास्क कंप्लीट नहीं किया तब तो मेरी अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी, लेकिन ग्रुप के अंदर अगर मैंने टास्क कंप्लीट नहीं किया और लोफिंग की मैंने, तो मेरी कोई वो नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी. ठीक है. आइडलनेस, खामोश तमाशाई बने हुए होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते हैं. ठीक है. अपना जो काम है, जो टास्क है, उसको इग्नोर करना. तो जो दूसरे ग्रुप मेंबर्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, वो भी इस लोफिंग का मतलब ही होता है कि जो जॉब आपको दी गई है आप उस जॉब को नहीं कर रहे हैं. ठीक है. यहां पर अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ लो बेटा. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी नाउ. ग्रुप कोहेसिवनेस का मतलब होता है कि यूनिटी कितनी है ग्रुप मेंबर्स के दरमियान. ठीक है. आपको ये एग्जांपल में ये पिक्चर जो नजर आ रही है, देखिए ये सब एक ही तरफ मूव कर रहे हैं. हाउ दे आर स्ट्रगलिंग इन ऑर्डर टू अचीव द गोल. ठीक है. अलाइनमेंट, सब एक ही डायरेक्शन के अंदर काम कर रहे हैं, तो काम अचीव करना पॉसिबल, ज्यादा अच्छा, ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से पॉसिबल हो जाएगा. ठीक है. अब हम यहां पर बात करते हैं अलाइनमेंट ऑफ ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल और कोहेसिवनेस. दोनों चीजें जब हाई होंगी तो प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगी. अलाइनमेंट ऑफ ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल यानी एक इंडिविजुअल का, उसके ग्रुप का अलाइनमेंट है विद द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो ये हाई होगी और कोहेसिवनेस या यूनिटी बिटवीन द ग्रुप मेंबर्स हाई होगी, तो हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी. अगर हमारे पास अलाइनमेंट जो है वो हाई होगी बट हमारे पास ग्रुप कोहेसिवनेस जो है वो लो होगी, तो यहाँ पर मॉडरेट यानी मिडिल लेवल की प्रोडक्टिविटी होगी. यहाँ पे अलाइनमेंट भी लो है बट कोहेसिवनेस हाई है, तो प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. वाई डिक्रीज हो जाएगी कि ग्रुप में जितनी भी यूनिटी है, लेकिन अगर अलाइनमेंट नहीं है, हर आदमी डिफरेंट एंगल में काम कर रहा है, तो हमारी डिक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी आ जाएगी. और ये वाली चीज सबसे ज्यादा खतरनाक है जब दोनों चीजें लो हो, ग्रुप आपस में भी लड़ रहा है और अलाइनमेंट भी नहीं है. ठीक है. यहां पर किसी किस्म का कोई सवाल किसी बच्चे को? एनी क्वेश्चन इफ यू हैव? Any question if you have? ठीक है जी. अब ग्रुप प्रोसेस के अंदर ग्रुप डिसीजन मेकिंग के बहुत सारे फायदे भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं. नुकसान के अंदर एक इंसान फौरन डिसीजन ले लेता है, लेकिन जब 10 लोग होते हैं, 25 लोग होंगे, 100 लोग होंगे, तो जाहिर सी बात है इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग. ठीक है. माइनॉरिटी आर ऑलवेज डोमिनेटेड बाय मेजॉरिटी, क्योंकि जो लोग माइनॉरिटी में होंगे, कम होंगे वो, जो ज्यादातर मैक्सिमम लोग सोचेंगे जो मेजॉरिटी में लोग होंगे, हम उनके डिसीजन के ऊपर ज्यादा फोकस्ड होंगे. ग्रुप के अंदर अगेन हर मेंबर को प्रेशर रहता है. प्रेशर किस बात का रहता है कि वो काम किस तरह से अपनी जान छुड़ाए, किस तरह से वो अपने काम को इग्नोर कर सकता है, क्योंकि नोबडी एक्चुअली लव्स वर्किंग स्पेसिफिकली इन ग्रुप, खुसूसन जब ग्रुप कोहेसिवनेस कम हो, यूनिटी ना हो. एम्बिगुअस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रुप मेंबर्स के अंदर किस हिसाब से काम को डिवाइड किया गया है, इसके अंदर कभी कभी कंफ्यूजन आ जाती है और कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो जाता है फिर ये सिचुएशन. दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग. अब आ जाते हैं एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं. हमारे पास ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन और नॉलेज होती है,
हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स ज्यादा अच्छे आते हैं, डाइवर्सिफाइड होते हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखते हैं हम, और जिसकी वजह से आपका जो डिसीजन होता है वो ज्यादा पावरफुल और लीगल होता है। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? चले जी आगे मूव करते हैं। अब हम ये कह रहे होते हैं कि क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? कुछ नया ट्राई करना, ठीक है। इसके अंदर तीन चीजों का इनपुट होता है। कभी भी कोई आइडिया क्रिएटिवली कोई नई चीज लेके आना कोई ये आसान बात नहीं होती है। इसके अंदर तीन चीजों का इनपुट जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग का मतलब होता है कि कुछ लोग ऐसे कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट को यूज करते हुए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ज्योग्राफिक बैकग्राउंड, वो अपने कल्चर के हिसाब से वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी बैठे हुए होंगे, ग्लोबलाइज तरीके से होंगे, लेकिन क्योंकि वो डिफरेंट जगह पर होंगे तो दे विल बी linked together using internet, and their decision making will be better than an individual decision। ठीक है, तो जो डिसीजन वो लेंगे वो ज्यादा क्रिएटिव होगा, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट शहरों के, डिफरेंट मुल्कों के लोग इन्वॉल्व होंगे और वो अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करेंगे। तो डाइवर्सिफाइड ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, डाइवर्सिफाइड लेवल के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। आते दूसरी चीज के ऊपर। दूसरी चीज क्या कह रहा है कि ग्रुप टेक्निक्स, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स, ये क्या होता है इसको जरा सा हम डिटेल में करना चाहेंगे। अ ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक इन विच ग्रुप मेंबर्स आर प्रेजेंटेड विद अ प्रॉब्लम, यानी अब हम ग्रुप मेंबर्स को एक प्रॉब्लम उनके सामने प्रेजेंट करेंगे और उनसे बोलेंगे कि आपके नजरिए में इसका क्या सोल्यूशन जो है, हम उनको बोलेंगे इंडिपेंडेंटली वो राइट डाउन करें अपने आइडियाज को, और फिर वो आ करके अपने ग्रुप मेंबर्स के सामने अपने आइडियाज को प्रेजेंट करें, जब तक के हम डिस्कशन के थ्रू सबसे बेहतर आइडिया पे ना पहुंच जाए। ठीक है, सो दिस इज अ टेक्निक जिसको हम कहते हैं नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। थर्ड पॉइंट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है जब उनको हम आइडिया देंगे, एक प्रॉब्लम देंगे, तो जो हम उन इंडिविजुअल्स को बोलेंगे कि हर इंसान अपने हिसाब से अपने दिमाग को यूज करते हुए, अपनी नॉलेज, अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले। तो हर इंसान जो है वो डिफरेंट तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, अपना दिमाग यूज करते हुए, अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हुए, अपने तजुर्बे को यूज करते हुए वो एक डिफरेंट किस्म की नौयत का सोल्यूशन निकालेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल किसी को? यहां तक इस स्लाइड तक किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो प्लीज चैट स्क्रीन पे लिख दीजिए बेटा। एनजीटी, ऑलराइट। एनजीटी का मतलब होता है, ये टेक्निक होती है। इसमें क्या होता है, देखो बेटा यहाँ पर अगर तुम इसको पढ़ो ना तो ये क्लियरली लिखा हुआ है कि एक ग्रुप को हम एक प्रॉब्लम बताएंगे। ठीक है, एक पूरे ग्रुप को, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम एक प्रॉब्लम बताएंगे और उस प्रॉब्लम का हम बोलेंगे कि आप इस प्रॉब्लम का ना अपने पीस ऑफ पेपर के ऊपर इंडिविजुअली इसका सोल्यूशन निकलो कि आप क्या समझते हो कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे हल करोगे। उसके बाद हम उस इंडिविजुअल को, तमाम तरह इंडिविजुअल्स को मौका देंगे कि वो अपने आइडिया को प्रेजेंट करें दूसरे ग्रुप मेंबर्स के सामने, जब तक के तमाम ग्रुप मेंबर्स एक आइडिया पे मुत्तफिक नहीं होंगे, ताकि हम उनसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, उनसे हम वोटिंग के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू हम ये रीच करेंगे कि सबसे बेहतर प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका क्या है उनके ओपिनियन में, एंड दैट इज हाउ वी विल बी रीचिंग द डिसीजन। क्लियर है अजवर? अच्छा, मैं ये स्लाइड को बड़ा कर रही हूँ, स्लाइड शो पे जा रही हूँ, मुझे बताओ तुम लोगों को स्लाइड नजर आ रही है? इज द स्लाइड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, गुड, सही है। अब आगे जाते हैं।
अच्छा जी, ग्रुप के अंदर जब मल्टीपल नंबर ऑफ पीपल काम कर रहे होते हैं, ये तुम लोगों के बिजनेस कम्युनिकेशन की बुक, सीए वाली बुक के अंदर भी है कि कॉन्फ्लिक्ट के अंदर 3 टाइप के व्यूज होते हैं। ट्रेडिशनल व्यू क्या होता है, बड़े बूढ़े क्या कह रहे होते हैं, लड़ो नहीं, लड़ना बुरी बात है। ठीक है, बड़े बूढ़े कहते हैं कि भाई नहीं, आप लड़ाई ना करें, लड़ाई जो है वो बुरी बात है, आपको लड़ना नहीं है। ठीक है, ये आज तक हम सुनते आए अपने अपने घरों में, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो ट्रेडिशनल लोग होते हैं, वो पुरानी सकाफतों को, कल्चर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, एथिक्स को हमसे ज्यादा देते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन रिलेशन ये कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट जो तो नेचुरल है, कोई भी 2 लोग 3 लोग हर चीज के ऊपर इत्तेफाक नहीं कर सकते, तो कहीं ना कोई ना इत्तेफाकी तो आएगी, तो ये नेचुरल है। ठीक है, नेचुरल है और ये अनअवॉइडेबल है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते किसी भी ग्रुप में। ठीक है, तीसरे जो लोग होते हैं वो इंटरेक्शनिस्ट होते हैं, वो तो कहते हैं कि भाई आओ आके मुझसे बहस करो। क्यों बहस करो, ताकि हमारी जो परफॉर्मेंस हो वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो। वो कहते हैं ये तो फोर्स, पॉजिटिव फोर्स है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पॉजिटिव फोर्स है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारी परफॉर्मेंस को बेहतर करेगी, क्योंकि हम कॉन्फ्लिक्ट के बाद ही सोचना शुरू करेंगे और हम बेहतर नताइज पे पहुंच जाएंगे। ये 3 व्यूज हैं कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के। यहां पर किसी स्टूडेंट को कोई सवाल? या जब भी मैं ये स्लाइड शो करती हूँ ना, तो यही मसला आ रहा होता है। एनीवेज रुको, मैं कर रही हूँ दोबारा शेयर। अब हुई शो? देखो हसीब, शो हो रही है? कंफर्म करो बेटा। अजबर अभी भी नहीं हो रही है? देखो बेटा, 22 जहां पर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर तीन हेडिंग आ रही है, ट्रेडिशनल, ह्यूमन एंड इंटरेक्शनिस्ट, आ रही है? एक मिनट, देखो बेटा, फिर आई, इसके बाद ये आ रही है। देखो, चेक करें बेटा, भी मैंने दोबारा आगे पीछे करके किया है, चेंज हुई? 22 आनी चाहिए, देखो। हाँ ठीक है, ओके गुड। ठीक है, अब आप ये देखें, 23 पे जा रही हूँ, 23 आ रही है आपको नजर? एक दफा कंफर्म कर दो ताकि फिर मैं श्योर हो जाऊं कि हाँ जी सही हो गया है। देखो 23 आई, कंफर्म करो मुझे चैट स्क्रीन पे। 23 आ रही है? ओके चलो गुड है, सही है। तो अभी मैं दोबारा 22 ओपन कर देती हूँ ताकि तुम लोगों को नजर आ जाए, तुम इसे जरा सा रीड कर लो। ठीक है, अब इस स्लाइड को देखो। देखो 3 टाइप के व्यूज होते हैं, ट्रेडिशनल व्यू, ह्यूमन रिलेशन व्यू और इंटरेक्शनिस्ट व्यू। ठीक है, ट्रेडिशनल व्यू क्या होता है? ट्रेडिशनल व्यू ये होता है, पुराने जमाने के लोग कहते हैं भाई लड़ाई जो है उसको अवॉइड करो, लड़ना बुरी बात है। ह्यूमन रिलेशन वाले लोग कहते हैं भाई 3-4 लोग एक ग्रुप में, हर इंसान एक तरीके से नहीं सोच सकता, तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो आना नेचुरल है और इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। इंटरेक्शनिस्ट क्या कहते हैं? ये कहते हैं भाई कॉन्फ्लिक्ट तो पॉजिटिव फोर्स है, कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा हमारी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी। ठीक है, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है? कोई सवाल? अच्छा, अब कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज के अंदर हम बताते हैं फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट वो कॉन्फ्लिक्ट होता है जो कि कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट होता है। डिसफंक्शनल या डायफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट वो फंक्शनल होता है जो डिस्ट्रक्टिव होता है। अब इन तीनों को जरा सा मैं समझाना चाह, दोनों चीजों को मैं जरा समझाना चाह रही हूँ, डिटेल में जाते हैं। फंक्शनल का मतलब है और कंस्ट्रक्टिव का मतलब है जब कॉन्फ्लिक्ट मेरा हो और कॉन्फ्लिक्ट के बाद मैं ज्यादा अच्छे नतीजे पे आ जाऊं। ठीक है,
मेरा जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको उसको रिजॉल्व कर लूं मैं गुफ्तगू करके, डिस्कशन करके, और मैं ज्यादा बेहतर नतीजे पे रीच कर जाऊं, तो इसको, इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट को कहते हैं कि ये पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट होता है। इससे हम ज्यादा बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं रादर देन दी अदर कॉन्फ्लिक्ट जिसको हम कहते हैं डिसफंक्शनल या डायफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। तो डायफंक्शनल एंड डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है, यहां पर प्रॉब्लम आ जाती है कि हम, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। अब जब लोग बात ही नहीं कर रहे हैं तो काम का आउटपुट तो जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। ठीक है, इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट को तो पूछ लो बेटा। यहां पर अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। किसी स्टूडेंट को कोई सवाल? ठीक है, प्लीज इसको जरा सा आप इस स्लाइड को गो थ्रू करें। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, टास्क के ऊपर लड़ाई झगड़े, कि मेरा जो काम है वो ओवरलैप कर रहा है किसी और के काम से। ठीक है, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, मेरे ताल्लुकात बुरे हैं, जिस इंसान के साथ जो मेरे ग्रुप मेंबर है उसके साथ मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं है। प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट, यानी मैं, सब कुछ सही है, टीम बहुत अच्छी, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो प्रोसेस, जो प्रोसीजर हमें फॉलो करना है, जिस तरीके से काम करने का जो तरीकेकार है, उससे मैं अग्री नहीं कर रही। ये 3 टाइप्स होते हैं ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसको एक दफा आप लोग जरा सा रीड कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन किसी के जहन में आ रहा है तो बेटा पूछ लो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज बेटा आस्क मी। जी बेटा, अब हम बात करते हैं, किसी को कोई सवाल यहां तक किसी भी स्लाइड पर है तो बेटा पूछ लो, इसलिए कि फिर आगे हम बढ़ जाते हैं और फिर तुम लोग पीछे का क्वेश्चन करते हो तो उस वक्त थोड़ा सा इरिटेटिंग सिचुएशन हो जाती है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन स्लाइड नंबर 23 तक तो मुझसे अभी पूछ लीजिए, चैट स्क्रीन पे लिखिए, मैं अभी आपको आंसर करूंगी। आगे पीछे थोड़ा सा स्लाइड घुमा लीजिए अगर आपके पास होंगी, यकीनन फोन पे मैंने सबको फॉरवर्ड कर दिए हैं। तो कोई क्वेश्चन यहां तक है तो पूछ लो बेटा। यहां से आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों के कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो यू आर ऑल क्लियर विद दिस थिंग। हाँ, ये चैप्टर थोड़ा सा इजी भी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट आपसे पूछने की थोड़ी सी वजह ये थी कि देखें, कॉन्फ्लिक्ट से आगे हम जो बात करने जा रहे हैं कि किसी भी ग्रुप के अंदर किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये हो गया कि ग्रुप का इंटरनल
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और फिर लेवल ऑफ ग्रुप परफॉर्मेंस किस तरह से जो है वो मुतासर हो रही है। आप यहाँ देखिए लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपको पीक पे कहाँ नजर आ रहा है, लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आपको पीक पे नजर आ रहा है कहाँ, बी के अंदर, ठीक है। ए में और सी में आप यहां देखें, सबसे पहले ये देखो बेटा तुम्हारे पास वाई एक्सिस के ऊपर क्या चीज है, वाई एक्सिस के ऊपर है लेवल ऑफ ग्रुप परफॉर्मेंस, यानी लेवल ऑफ ग्रुप परफॉर्मेंस वाई एक्सिस पे है। तो आप ये देखें कि ये लेवल ए का लेवल ऑफ परफॉर्मेंस और सी का लेवल ऑफ परफॉर्मेंस तो कितना नीचे है, कितना लो है, बट बी का लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कहां है, इफ यू सी इट इज रियली हाई। अब आ जाओ तुम लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पे, लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखो, आपका ए जो है लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट उसके अंदर बहुत हाई है, आई मीन लो है। ए के अंदर आपका लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, बहुत ज्यादा लो है। यहां देखें, यहां पे क्या आ रहा है, सिर्फ ये एक लेवल पे है, वेयर एज यहां पर लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला जा रहा है। देख रहे हैं आप ये ग्राफ को, देखें यहां पर ये जो दोनों ब्लू और ये लाइट ब्लू और डार्क ब्लू लाइन है, यहां पर देखिए लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है अब ये इंक्रीज होने की तरफ है, और यहां पर बी का जो पीक है यानी लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, बहुत ज्यादा हाई लेवल का है, ठीक है। वेयर एज इट इज अगेन डिक्लाइनिंग, और ये लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन सी इज अगेन हैज रिड्यूस्ड टू द सेम लेवल एज ए। तो लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यहां देखें, लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ए में क्या है, लो है या बिल्कुल ना होने के बराबर है, वेयर एज आप बी के अंदर दिस इज अगेन दोनों का ऑप्टिमल लेवल निकलेगा। आप ये ब्लू लाइन और डार्क ब्लू लाइन और लाइट ब्लू लाइन को देखें, दोनों का मिड पॉइंट निकल रहा है, चलो ठीक है, बर्दाश्त के काबिल है। यहां पर क्या है, लो है, यहां पर लेवल हाई है, तो ये जो है ये मिड पॉइंट पे, ये जो पीक आपका ये जो ग्राफ का आ रहा है, सारे बच्चे मेरे साथ है स्लाइड पे, प्लीज पहले ये कंफर्म कर दो, ये ग्राफ समझना जरूरी है, ये ग्राफ समझना बच्चों जरूरी है। आर यू ऑल देयर, सबको पिक्चर नजर आ रही है, प्लीज कंफर्म कर दे कोई भी एक बच्चा। ठीक है, थैंक यू सलमा, थैंक यू अजवर। चलो जी वापस आते हैं, सबसे पहले तुम सारी चीजें भूल जाओ पुरानी, अभी मैंने क्या बात की, पहले तुम यहां आ जाओ, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है और ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है। मेरे एरो को देखो, मैं एरो कहां दिखा रही हूँ, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। अभी हम है लेवल ऑफ ग्रुप परफॉर्मेंस, ग्रुप परफॉर्मेंस ये वाला पार्ट, थर्ड वाले पार्ट पे देखो, लेवल ऑफ ग्रुप परफॉर्मेंस ए पे कहां है, लो है, और सी पे कहां है, लो है। ये बात सबको क्लियर हो गई, ए और सी पे लेवल ऑफ ग्रुप परफॉर्मेंस दोनों पे लो है, वेयर एज ऑन बी इट इज एट हाई। आपको ये वाली जो लास्ट लाइन है ये क्लियर हो गई तमाम तर बच्चों को, प्लीज यस और नो चैट स्क्रीन पे लिख दो ताकि मैं फिर आगे एक्स एक्सिस पे जाऊं। वाई एक्सिस क्लियर हो गया बच्चों, ओके। अब मैं जा रही हूं आपके एक्स एक्सिस पे, ठीक है। एक्स एक्सिस का मतलब है ये वाली लाइन। अब ये वाला जो हिस्सा है, अब यहां पे देखें ये लो कहां है, इस हिस्से में लो है, इस हिस्से में मिडिल है मीडियोकर, और इस हिस्से में हाई है। तो हाई कहां पे है लेवल ऑफ आपका कॉन्फ्लिक्ट, सी के अंदर, इस वाली लाइन पे आ जाओ, पहली वाली लाइन पे आ जाइए। लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ए पे क्या है, लो है, बी पे मीडियम लेवल का है और सी पे हाई है। तो लो टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, लो या नन, यहां पर डिसफंक्शनल है। डिसफंक्शनल क्यों है, क्योंकि आपके ग्रुप की परफॉर्मेंस ही कोई नहीं है। इन दोनों चीजों को अब मैं कंपेयर कर रही हूं, कॉन्फ्लिक्ट का लेवल भी लो है और लेवल ऑफ परफॉर्मेंस भी लो है, तो ये डिसफंक्शनल हो गया, इसका कोई फायदा ना नुकसान कुछ भी नहीं है, जीरो परफॉर्मेंस है। यहां पर क्या हो रहा है, मिड लेवल पे आपकी लेवल ऑफ ग्रुप परफॉर्मेंस क्या है,
लेवल ऑफ ग्रुप परफॉर्मेंस क्या है, हाई है, और आपका कॉन्फ्लिक्ट का लेवल क्या है, मीडियोकर है, गुजारा हो जाएगा, ऑप्टिमल है। तो ये चीज आइडियल है, फंक्शनल है। वेयर सी पॉइंट अगेन डिसफंक्शनल है। तो ए पॉइंट और सी पॉइंट डिसफंक्शनल है, बी पॉइंट जो है दैट इज बेसिकली फंक्शनल। क्या मेरी ये बात तमाम तर स्टूडेंट्स को समझ में आ गई है? आगे बढ़ते हैं। अब हमें कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से मैनेज करना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने से उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है, रादर सिचुएशन और खराब हो जाती है। कभी भी किसी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने से, इग्नोर करने से, उसके ऊपर ध्यान ना देने से, उससे भागने से उस मसले का हल कभी भी नहीं निकलता है। ठीक है। अकोमोडेशन इज अ सेल्फ सैक्रिफाइसिंग स्टेट, जहां पर आप अपनी मर्जी से दूसरे इंडिविजुअल को या दूसरे मेंबर्स को ज्यादा तरजीह देते हैं और उनकी मर्जी में अपनी मर्जी रखते हैं, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग। ठीक है। फोर्सिंग, फोर्सिंग का मतलब क्या हो जाता है, अब ये फोर्सिंग इज कंपटीशन। ठीक है, फोर्सिंग इज कंपटीशन। मेरी जीत तभी पॉसिबल है जब अगला बंदा हारेगा। मेरी जीत तभी पॉसिबल है जब अगला बंदा हारेगा। कॉम्प्रोमाइज, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है, कुछ मेरी चलेगी कुछ आपकी चलेगी। कोलैबोरेशन, दोनों मिलके काम करेंगे, विन विन सिचुएशन। अवॉइडेंस, लूज लूज सिचुएशन। अकोमोडेशन, लूज विन सिचुएशन। फोर्सिंग, लूज विन या विन लूज सिचुएशन। कॉम्प्रोमाइज, अगेन विन विन सिचुएशन, आप भी कुछ जीतेंगे मैं भी कुछ जीतूंगी, कॉम्प्रोमाइज है। कोलैबोरेशन, विन विन सिचुएशन। इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट हियर? सबको क्लियर है ये टेक्निक्स ऑफ मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट? जवाब दीजिए, जवाब दे दीजिए। अच्छा बच्चों, एक चीज तुम लोगों से और कहनी है। अजवर, आर यू देयर ऑन द ग्रुप? तो अजवर आप एक काम कीजिए, ग्रुप के ऊपर, व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर एक नोटिफिकेशन डाल दीजिए, कल की मैं क्लास कैंसिल कर रही हूँ ड्यू टू सम प्रायर कमिटमेंट, आई हैव टू बी समवेयर। तो मेरे लिए कल की क्लास लेना आपकी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप प्लीज ये ग्रुप पे इंफॉर्मेशन डाल दीजिए, देयर विल बी नो एफएम क्लास, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट क्लास टुमारो। ठीक है अजवर, हैव यू हर्ड मी? अजवर कंफर्म कीजिए। सलमा एक मिनट बेटा दे दो, अभी सब बता रही हूँ दोबारा अकोमोडेशन। वैसे तुम लोग सुनते क्यों नहीं हो? ओके अजवर, थैंक यू। अच्छा, अकोमोडेशन का मतलब होता है आप सेल्फ सेक्रीफाइसिंग सिचुएशन में हैं, आपके घर में मेहमान आते हैं, आप उनको अकोमोडेट करते हैं, अपना कमरा छोड़ के उनको देते हैं। ठीक है। अकोमोडेशन वर्क प्लेस पे भी क्या होता है कि यू आर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, आप अपनी चीजों को खुद सेक्रीफाइस कर रहे हैं फॉर अदर्स विन। यू आर गिविंग अप ऑन योर ओन सेल्फ, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, आप अपनी मर्जी से गिव अप कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है? प्लीज, अब ये मैंने आपको समझा दिया है, अब इस स्लाइड को रीड करो, ये वही पॉइंट्स यहां पर उनके एक्सप्लेनेशन है। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मुझसे अभी के अभी पूछो। गो थ्रू दिस स्लाइड केयरफुली।
इस स्लाइड पे किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल आए तो प्लीज टाइप ऑन द चैट स्क्रीन, आई विल आंसर यू राइट नाउ। ठीक है, मैं इसको भी मिनिमाइज कर रही हूँ, चैट स्क्रीन मैं थोड़ी देर में खोलती हूँ ताकि आपको ये स्क्रीन शो होती रहे। कोई सवाल? कोई सवाल? आई गेस यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस स्लाइड से आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। अब मैं आगे बढ़ रही हूं, लेट्स सी व्हाट्स देयर ऑन द अदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ग्रुप टास्क के अंदर जो है वो आप किस तरीके से, कौन सा इंडिविजुअल जो है वो कैसे परफॉर्म करेगा, और ग्रुप का टास्क और ग्रुप की इफेक्टिवनेस किस तरह से काम आती है, कि जो टास्क हमें गिवन है वो इफेक्टिवली किस तरीके से ग्रुप जो है वो अचीव करेगा, हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी। देखें, हाई कॉम्प्लेक्स एंड इंडिपेंडेंट टास्क रिक्वायर। हाई कॉम्प्लेक्स का मतलब है बहुत मुश्किल काम, इंटरडिपेंडेंट मतलब ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, हाई कॉम्प्लेक्स का मतलब है मुश्किल काम, ग्रुप इंटरडिपेंडेंट का मतलब हो जाता है, इंटरडिपेंडेंट का मतलब है एक टास्क का दूसरे टास्क से लेना देना होगा, एक एम्प्लॉय का, एक ग्रुप मेंबर का दूसरे एम्प्लॉय के ऊपर कोई ना कोई डिपेंडेंसी होगी। ठीक है, ये करना तब पॉसिबल है जब सबसे पहले हमारी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा ओपन हो, डिस्कशन बहुत ज्यादा ओपन हो, किसी भी प्रॉब्लम को डिस्कशन के थ्रू हल किया जा सकता है, और जो कॉन्फ्लिक्टिंग या मिसअंडरस्टैंडिंग हो उसको हम जो है वो रिजॉल्व कर लें, उसको हम रिजॉल्व कर लें थ्रू इंटरैक्शन। थ्रू इंटरैक्शन हम अपनी तमाम तर मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिजॉल्व कर लें। ठीक है, यहां पर अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझसे क्वेश्चन कर लो, चैट स्क्रीन पे क्वेश्चन थ्रो कर दीजिए। जी बच्चों, कोई सवाल, एनी क्वेश्चन?
अच्छा जी, एवरीथिंग इज ओके, दैट्स गुड। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं अगली स्लाइड पे, और अभी हम बात करते हैं कि टीम्स को कहाँ पे इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है, और टीम्स के अंदर काम करने के बेसिकली एडवांटेजेस मैनेजमेंट को क्या होते हैं। सबसे पहले जो आउटपुट लेवल होता है ना, वो टीम का आउटपुट लेवल जो है वो इंडिविजुअल के आउटपुट लेवल से बहुत ज्यादा होता है। टीम प्रोवाइड्स अ बेटर वे टू यूज एम्प्लॉय टैलेंट्स। एक ग्रुप के अंदर टीम के फॉर्म में जब हम काम कर रहे होते हैं तो हर टीम मेंबर के अंदर हर किस्म की स्किल्स और एबिलिटी नहीं होती है, तो उसको वही टास्क दो जिस टास्क के ऊपर उसको महारत हासिल है। वो अपने महारत के हिसाब से जब काम करेगा तो जाहिर सी बात है काम की नौयत में कितना ज्यादा फर्क सामने नजर आएगा। ठीक है। टीम्स आर मोर फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव। टीम्स जो है उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, और वो कोई ना कोई मेंबर कभी ना किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिव यानी बहुत स्पॉन्टेनियसली जवाब देने के लिए तैयार होता है। टीम्स कैन बी क्विकली असेंबल्ड, इतना टाइम डेवलपमेंट के अंदर नहीं लगता है, डिप्लॉय भी हो जाता है, डिसबैंड भी हो जाता है, और टास्क अचीव भी हो जाता है। तो टीम को मैनेज करना इज वेरी वेरी is not that difficult as compared to the advantages, is not difficult as compared to the advantages। ठीक है। और आप इस पिक्चर के अंदर देखो बेटा, हर इंसान पजल के अंदर अपना अपना पार्ट प्ले करेगा तो पूरी पजल अचीव हो जाएगी। ठीक है। दिस इज व्हाट द टोटल प्रोडक्टिविटी, कितनी ज्यादा चीजें अचीव हो जाएंगी, चार लोग मिलकर अपना अपना इनपुट दे रहे हैं तो। इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स हियर? कोई सवाल किसी बच्चे को? कोई सवाल किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को कोई सवाल? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद व्हाट इज अ वर्क टीम? वर्क टीम क्या होती है? ये किसी स्पेसिफिक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए फॉर्म होती है, जिसको हम टास्क फोर्स टीम भी कह सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम, सेल्फ मैनेज टीम, क्रॉस फंक्शनल टीम, वर्चुअल टीम। अब देखो हम लोग अभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आप लोग किसी और लोकेशन पे, मुझे नहीं पता, हैदराबाद, इस्लामाबाद, लाहौर और बहुत सारी जगहें अक्रॉस द पाकिस्तान हो सकती है, नेशन वाइड हम सब कनेक्टेड हैं ओवर अ प्लेटफॉर्म। तो ये वर्चुअल टीम है। हमारे पास एडमिन के लोग भी हैं डिफरेंट जगहों से, वो भी क्लास के अंदर इस वक्त मौजूद है कि हमारे कैंपस के बच्चों को कोई डिफिकल्टी ना आए आपकी हेल्प के लिए। ठीक है। क्रॉस फंक्शन का मतलब है मैं फैकल्टी मेंबर हूं, यहाँ पर आईटी स्टाफ भी मौजूद होगा, यहाँ पर एडमिन स्टाफ भी मौजूद होगा जो कि अटेंडेंस मैंडेटरी करके चेक कर रहा होगा, आपकी भी मेंटेन कर रहा होगा, मेरी भी कर रहा होगा। ठीक है। क्रॉस फंक्शनल यानी डिफरेंट टीम्स मौजूद है। सेल्फ मैनेज वर्क टीम्स, अब देखें अगर कोई काम नहीं होता है, कोई काम एमबीओ एमबीओ की एक चीज हमने पढ़ी थी, पीटर ड्रकर साहब ने एमबीओ का कॉन्सेप्ट लाया था, दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। और हर एम्प्लॉय अपना ऑब्जेक्टिव खुद सेट करता है। जब वो अपना ऑब्जेक्टिव खुद सेट करता है ना, तो वो अपने 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 टास्क की अकाउंटेबिलिटी की भी खुद जिम्मेदारी लेता है। ठीक है ना। और ये जो वर्कफोर्स टीम होती है या ये टीम्स जो फॉर्म होती हैं, ये किसी ना किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को अचीव करने के लिए ही फॉर्म होती हैं। कोई प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम ये टीम फॉर्म करते हैं। सही है। अब हम बात करते हैं यहां पर ग्रुप में और टीम में क्या फर्क है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज स्किम दिस स्लाइड। इस स्लाइड को रीड करें एक एक पॉइंट को, और जिस पॉइंट में प्रॉब्लम आए उस पॉइंट को चैट स्क्रीन पे लिखो। तुम्हारे पास 2 मिनट का टाइम मैं तुम लोगों को दे रही हूं। चैट स्क्रीन उसके बाद मैं खोलूंगी ताकि जो भी सवाल आएगा तो मैं उसको आंसर करूं। ठीक है।
Any question if you have, please throw it on the chat screen and I will answer. इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए कि वर्क टीम में और वर्क ग्रुप में क्या फर्क होता है. इनको कंपेयर कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि वर्क टीम में और वर्क ग्रुप में क्या फर्क है. टीम में और ग्रुप में एक बात याद रखिएगा, टीम में जो है हर बंदा अपने काम का खुद जिम्मेदार होता है. ग्रुप के अंदर लीडर जो है वो जिम्मेदार होता है ग्रुप परफॉर्मेंस के लिए. ठीक है, दैट इज द बेसिक डिफरेंस विच यू शुड कीप इन माइंड. टीम के अंदर हर इंसान खुद जिम्मेदार होता है अपने, यहां पे देखिए अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबल टू सेल्फ एंड टीम. यहां पे अकाउंटेबिलिटी की जो बात हो रही है, देखो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, टीम हारती है क्या होता है, जो परफॉर्मर नहीं होता है उसको भी डांट पड़ती है और कैप्टन बेचारे को भी खमियाजा भुगतना पड़ता है, बुराई आती है उसके ऊपर. ग्रुप के अंदर क्या होता है, आपने अपना काम किया, ठीक है, आपको टीम के बिहाफ पे जिम्मेदारी फेलियर की नहीं लेनी पड़ती है. बच्चों आर यू लिसनिंग टू मी? ग्रुप में और टीम में क्या फर्क होता है? टीम में हर मेंबर अपने काम की जिम्मेदारी लेता है, साथ साथ जो लीडर होता है वो पूरी टीम की टोटल परफॉर्मेंस की भी जिम्मेदारी लेता है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन. ग्रुप के अंदर हर इंसान अपने पार्ट की जिम्मेदारी, अपना जवाबदेह होता है, दूसरे का जवाबदेह नहीं होता है. ठीक है, क्लियर है? Who is better in terms of management? Look, that will not, we cannot say कि team is better or group is better. It will depend on the environment, on the situation. कहीं कहीं पे टीम ज्यादा इफेक्टिव होती है, कहीं कहीं पे ग्रुप ज्यादा इफेक्टिव होता है. ठीक है, दिस इज अ कंटेजेंसी सिचुएशन जहां पर हम ये देखते हैं कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसके साथ इफेक्टेड होती हैं, अटैच्ड होती हैं, जो इसके ऊपर रोल प्ले कर रही होती हैं. ठीक है, Is it, are all these points clear? जो मेन बेसिक डिफरेंस है वो अकाउंटेबिलिटी का है. ग्रुप के अंदर हर इंसान अपने काम का खुद अकाउंटेबल होता है, टीम के अंदर वो अपने काम का भी अकाउंटेबल होता है, और जो बेचारा लीडर होता है वो पूरी टीम की परफॉर्मेंस के लिए भी अकाउंटेबल होता है, टीम का कैप्टन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन. इज इट क्लियर? आगे बढ़ रही हूं. वर्क ग्रुप और टीम में फिर इन्होंने वही चीजें यहां पर भी दे दी हैं. ठीक है, अकाउंटेबिलिटी की बात भी की हुई है, सिर्फ क्या हुआ, उलट दिया है. ग्रुप पहले इस साइड पे था, अब टीम इस साइड पे. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, टीम और ग्रुप को इन्होंने स्वैप कर दिया है, चीजें वहीं चल रही हैं. अब टाइप्स ऑफ टीम की बात करते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम क्या होती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम जैसे डिपार्टमेंट के अंदर कोई फंक्शनल है, उसके अंदर कोई एक्टिविटी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, प्रॉब्लम स्पेसिफिक आ गई है, अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो एम्प्लॉइज को, उसी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज खाली पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग टू इम्प्रूव द वर्क एक्टिविटीज, टू इम्प्रूव द वर्क एक्टिविटीज, और काम को कंटिन्यूएशन के अंदर स्मूथली कंटिन्यू करने के लिए हम ये काम कर रहे होते हैं. ठीक है, हम ये प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, ताकि हमारा प्रोसेस फ्लो जो है वो खराब ना हो और काम ना रुके, फंक्शनल में रहेगा. ठीक है, सेल्फ मैनेज्ड वर्क टीम. अब ये फॉर्मल ग्रुप होता है एम्प्लॉइज का जो कि ऑपरेट करता है विदाउट अ मैनेजर. हर इंसान अपना मैनेजर खुद होता है, वो अपने टास्क की जिम्मेदारी वो खुद लेता है. ठीक है, और वो अपना इनपुट खुद ऐड कर रहा होता है. ही इज द मैनेजर. सेल्फ मैनेज का मतलब ये, ही इज द मैनेजर ऑफ हिम ओन सेल्फ. क्रॉस फंक्शनल टीम का मतलब क्या हो गया? अब हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट से एक्सपर्ट्स ले लिए हैं. फॉर एग्जाम्पल, तुम लोगों ने
कल भी मैंने तुम लोगों को एग्जांपल दी थी, जो हम मूवीज में देखते हैं कि भाई हम बैंक रॉबरी का प्लान बना रहे हैं, ठीक है, कोई हम नासा के ऊपर कोई नया एस्ट्रोनॉट, हम पता नहीं कुछ और कहीं एस्ट्रोनॉट पे जा रहे हैं, किसी मार्स पे जा रहे हैं, किसी और प्लेनेट पे जा रहे हैं, ठीक है, ये बड़ी बड़ी एक्टिविटीज जो होती हैं। तो बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में क्या होता है कि हम डिफरेंट एक्सपर्टीज वाले लोगों को डिफरेंट डिपार्टमेंट से हायर करते हैं, a hybrid grouping of individuals who are expert in various specialties, यानी कि ये डिफरेंट फंक्शंस को बिलोंग करते हैं, ठीक है, एंड वर्क टुगेदर ऑन अ वेरियस टास्क। अब वो एक साथ काम करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट टास्क के ऊपर। एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर डिफरेंट टास्क है, तो वो उनको हमने हायर किया और वो अपने अपने टास्क के ऊपर काम करेंगे, अपनी स्पेशलिटीज के बेसिस के ऊपर। एक प्रोग्रामिंग संभाल लेगा, एक कैमरे को संभाल लेगा, एक शूटिंग संभालेगा, एक कुछ भी, मतलब अपने अपने जिस टास्क के अंदर वो एक्सपर्टीज रखते हैं उसको जहन में रखते हुए वो अपने काम को लेंगे। वर्चुअल टीम का मतलब है इररिस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल लोकेशन, वी आर लिंक्ड टुगेदर यूजिंग टेक्नोलॉजी in order to achieve one single goal. Our online classes are example of virtual teams. ठीक है, यहां पर किसी स्टूडेंट का कोई भी सवाल? किसी स्टूडेंट का कोई भी सवाल? Any question if you have? अब ये देखें, बेसिकली टीम यही कर रही होती है, एक दूसरे के साथ सपोर्ट के साथ, एक्सटर्नल सपोर्ट होता है, गोल क्लियर होता है, स्किल्स जो हैं वो रेलेवेंट होने चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, कमिटमेंट यूनिफाइड, एक डायरेक्शन के अंदर कमिटमेंट होनी है, हर कोई अपना इनपुट देगा, कम्युनिकेशन गुड होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, नेगोशिएशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, लीडरशिप एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। लीडरशिप स्टाइल 3 होती है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस्फेयर। जिस किस्म की लीडरशिप रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, उस किस्म की लीडरशिप स्टाइल हो। इसके अलावा देन देयर इज वन मोर, दैट इज इंटरनल सपोर्ट। इंटरनल सपोर्ट का मतलब होता है कि हमें आपस में हम एक दूसरे को किस तरह से इंटरनली सपोर्ट कर रहे हैं। किसी मेंबर के साथ कोई इमरजेंसी है, इफ ही और शी इज नॉट फीलिंग वेल, तो उसके काम को भी बैकअप देना, ठीक है। सो दैट इज अ टाइप ऑफ बैकअप किसी के लिए देना, दैट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल सपोर्ट, दैट टीम मेंबर्स आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल? अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि कोई भी टीम इफेक्टिव कब होती है, ठीक है। सबसे पहले जब क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि मुझे क्या टास्क अचीव करना है, व्हाट इज माय गोल, आई नीड टू बी वेरी क्लियर एंड आई नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि ये मेरा गोल है, तो मुझे उस गोल को किस तरह से अचीव करना चाहिए। कंपीटेंट मेंबर्स, कंपीटेंट का मतलब है बेस्ट, विद रेलेवेंट टेक्निकल एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। टेक्निकल स्किल्स अपनी फील्ड के माहिर हो, और नॉट ओनली कि अपने फील्ड के माहिर हो, इंटरपर्सनल यानी एक साथ ग्रुप में काम करने की सलाहियत भी हो। मैंने बहुत सारे माहिर लोगों को आपस में लड़ते हुए देखा है क्योंकि उनके पास इंटरपर्सनल स्किल नहीं होते हैं। तो आपके पास टेक्निकल स्किल्स एज वेल एज इंटरपर्सनल, दूसरों के साथ काम करने के, गुफ्तगू करने के तरीके भी हों, ठीक है। एग्जिबिट हाई म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करें, ठीक है। ट्रस्ट इन द कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी ऑफ द मेंबर्स, यानी हर के ऊपर भरोसा करें। ग्रुप मेंबर्स को आपस में एक दूसरे के अंदर भरोसा होना चाहिए, और भरोसा इंटीग्रिटी के अंदर ऑनेस्टी इन्वॉल्व होती है कि जो काम जिस तरीके से हो वो काम उसी तरीके से होना चाहिए। यूनिफाइड इन देयर कमिटमेंट टू टीम गोल्स, यूनिफाइड का मतलब है वन सिंगल प्लेटफॉर्म, दे आर ऑल मूविंग टुवर्ड्स वन सिंगल गोल, ठीक है। हैव गुड कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन के अंदर कोई गैप नहीं होना चाहिए, बहुत क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कम्युनिकेशन, ओपन होनी चाहिए ताकि हम इफेक्टिवली अपना पर्पस अचीव कर सकें। इफेक्टिव नेगोशिएशन स्किल्स के अंदर आपको पता हो तरीकेकार नेगोशिएशन का, विन लूज, लूज लूज, विन विन सिचुएशन, एंड नेगोशिएशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर शोइंग फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप इनफ्लेक्सिबल हैं, सो यू कैन नेवर बी अ गुड नेगोशिएटर, तो कभी भी आपको रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। हैव एप्रोप्रिएट लीडरशिप, जो हम ये कभी नहीं कह सकते कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज द बेस्ट, और डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज द बेस्ट, और लेजिस्फेयर इज द बेस्ट। नो, वी कैन नॉट। इट विल सर्टेनली डिपेंड ऑन द सिचुएशन एंड पर्संस इन्वॉल्व्ड, ठीक है। हैव बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली सपोर्टिव एनवायरनमेंट,
यानी आपको इंटरनल सपोर्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट, फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स भी मिल रहा है, फ्रॉम अदर ग्रुप मेंबर्स भी मिल रहा है, एंड देन externally, that is your supplier, your intermediary lines, your wholesalers or retailers are also actually helping you out. ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन अगर किसी भी स्टूडेंट को है तो प्लीज बेटा मुझसे पूछ लो. If you have any question, please ask me now. यहां तक कोई सवाल नहीं है किसी भी बच्चे को? अजवर, सलमा, फहद, ओके गुड. आगे बढ़ते हैं. अब टीम के जहां इतने सारे फायदे होते हैं, जब हर चीज के फायदे होते हैं ना बेटा, उसका एक बात याद रखना, नुकसान भी होते होंगे, कम नुकसान होते होंगे लेकिन होते हैं. सबसे पहले जो चैलेंजेस होते हैं कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना जब गोल एक हो. पता है जहां पर जेलेसी कहां पर आती है? जब आती है जब सबसे ज्यादा काम मैंने किया और मेरा क्रेडिट कोई और ले गया टीम में. सो आई विल बी डीमोटिवेटेड, आई विल बी फ्रस्ट्रेटेड, एंड आई विल बी एक्चुअली blaming myself, why did I cooperate with this person. ठीक है, एक चीज तो ये होती है. दूसरी चीज क्या होती है, टीम के अंदर देयर इज ऑलवेज अ स्लीपिंग पार्टनर जो कि बहुत स्मार्ट होता है. वो बाकी पूरे टीम मेंबर्स के अंदर वो नहीं होता कि उंगली कटा के शहीदों में शरीक हो गए, काम वाम कुछ नहीं किया लेकिन आखिर में प्रेजेंटेशन में सबसे आगे आगे. सो यू नो, जब उसने कोई काम नहीं किया है तो फिर वो क्रेडिट में भी हमारे साथ शेयर ना करे. बट होता क्या है, वी हैव टू शोल्डर दैट काना राजा भी वाली बात हो जाती है कि भाई उसको भी हमें साथ लेके चलना होता है, वो भी टीम मेंबर होता है. हम टॉप मैनेजमेंट के सामने ये नहीं बोल सकते कि जी ये इस बंदे ने काम नहीं किया या ये बंदा बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं था. सो दिस इज समथिंग, यू नो, शेयर ऑफ इन्फॉर्मेशन भी आपको उसको भी देनी पड़ती है, हालांकि आपको गुस्सा आ रहा होता है और डिफरेंसेस आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, फिर उनको रिजॉल्व करना, उनको कॉन्फ्रंट करना, उनको ओवरकम करना, यू नो, दीज आर ऑल चैलेंजेस. फिर सब्लिमेट पर्सनल इंटरेस्ट फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द टीम, यानी आपको बहुत सारी जगहों पे अपनी पर्सनल, अपनी इंफरादी फायदे को छोड़ना पड़ता है टीम के फायदे के लिए. तो उस वक्त जो है वो हम ये नहीं देख रहे होते कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या हमने सारा काम किया, हम ये भी नहीं बोल सकते, बिकॉज उसके अंदर टीम की भलाई के लिए आपको बहुत सारी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. ठीक है, ग्लोबल टीम के अंदर क्या होता है, ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो डिफरेंट कल्चर को बिलोंग कर सकते हैं. स्टीरियोटाइपिंग हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन. स्टीरियोटाइपिंग हो जाता है, फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है उसके अंदर 3 मुसलमान काम कर रहे हैं और एक माइनॉरिटी में से हिंदू या क्रिश्चियन आप एज्यूम कर लें. ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन सबको बराबर लेके चलना चाहिए. आप लोग कहीं पे भी खाने पीने के लिए गए हुए हैं तो आपको ये जहन में रखना चाहिए कि आपके साथ कोई भी माइनॉरिटी रिलीजन का है, हो सकता है वो बीफ ना खाता हो सकता है उसके रिलीजन में कुछ चीजें हलाल हो जो हमारे रिलीजन में नहीं है. सो यू नीड टू, यू नो, ट्रीट देम इक्वली. उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप स्ट्रक्चर की. कॉन्फर्मिटी का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं, लेस ग्रुप थिंक, यानी पूरा ग्रुप काम कर रहा है मगर वो काम नहीं कर रहा है, काम ना करना. ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं स्टेटस की. स्टेटस का मतलब क्या होता है कि आपकी क्या पोजीशन है, आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, और विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर उन्होंने कल्चर भी बोल दिया. सोशल लोफिंग का मतलब भी मैंने क्या बताया था, काम ना करना. ग्रुप मेंबर कोई ऐसा होता है जो कि काम नहीं कर रहा होता है. ठीक है, कॉन्फर्मिटी का मतलब क्या होता है, रूल्स को फॉलो करना, और सोशल लोफिंग का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, काम ना करना. ठीक है, फिर हम बात करते हैं कोहेसिवनेस. कोहेसिवनेस के ग्रुप के अंदर ग्रुप मेंबर्स के बीच में कितनी यूनिटी है. ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं ग्रुप प्रोसेसेस. कैपिटलाइज ऑन डाइवर्स आइडियाज. कैपिटलाइज ऑन डाइवर्स आइडियाज मतलब डाइवर्स, इफ देर आर 100 people in a group, all 100 people will be having 100 different ideas. तो अब हमें किस आइडिया के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है या किस आइडिया को हमें फॉलो करना है, दैट विल बी द ग्रुप प्रोसेस. मैनेजर का रोल क्या होता है, ही हैज टू बी अ कम्युनिकेटर, सेंसिटिव टू द टाइप्स ऑफ ग्लोबल टीम टू यूज, यानी अब उसको हर चीज को जहन में रखते हुए, रिलीजियस बिलीफ, कल्चरल डिफरेंसेस, वर्ड्स,
which are actually not acceptable to few of the people, तो उसको अपनी communication style जो है वो सबकी sensitivity देखते हुए करनी पड़ती है, which is actually a challenging job. Drawbacks and benefits of global team. पहले हम बात करते हैं ड्रॉबैक्स की. टीम मेंबर्स एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, वो स्टीरियोटाइपिंग करते हैं, अच्छा ये मुसलमान है तो ये जो है वो टेररिस्ट होगा, ठीक है. कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आता है, उन्होंने बोला कुछ था, आपने उनका एक्सेंट ही नहीं समझा, आपको समझ नहीं है कि क्या बात बोली उन्होंने, और आपको खामखा में स्ट्रेस और टेंशन हो जाएगी, ठीक है. व्हाट आर द बेनिफिट्स? डाइवर्सिफिकेशन एंड द आइडियाज. आइडिया बड़े नए नए यूनिक किस्म के आएंगे. ग्रुप थिंक, एक बंदा जो काम करोगा ना, ग्रुप के अंदर कोहेसिवनेस कम हो जाएगी, सारे लोग अलग अलग सोच रहे होंगे, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का फायदा है. इंक्रीज अटेंशन ऑन अंडरस्टैंडिंग अदर्स आइडियाज, पर्सपेक्टिव एंड etc. That is, you are now flexible in order to adapt changes. We are now working in order to have the best process. तो आप चेंज, रेडी टू चेंज, आप नई नई चीजें ट्राई करने के लिए तैयार रहेंगे. कोई सवाल अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पर है तो प्लीज मुझसे बेटा पूछ लीजिए. पार्टिसिपेंट्स, अचानक से मेरे इतने कम कैसे हो गए? वेयर आर द रेस्ट ऑफ द पीपल? बेटा आप सबको आवाज आ रही है? मेरे पास अभी क्लास में 20-22 बच्चे थे, अचानक से बच्चे कहाँ चले गए? लिमिटेड ग्रुप थिंक का मतलब है पूरा ग्रुप एक तरीके से नहीं सोचेगा. अब आप डिफरेंट, हर इंसान डिफरेंट सोच रहा होगा. ग्रुप थिंक को लिमिटेड रखना ड्रॉबैक नहीं है, फायदेमंद है. ग्रुप थिंक वो मैनेजमेंट के लिए नुकसानदेह हो जाता है कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को प्रेशर में ले लेता है, ठीक है. हसीबुर रहमान, नो तो सेकंड लास्ट स्लाइड है, तो हम तो अगली स्लाइड, अगला चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे. हाउ कम दे थिंक एंड दे लेफ्ट? वाह भाई, ऐसे कैसे थिंकिंग प्रोसेस तुम लोगों का काम कर रहा होता है? कमाल नहीं हो तुम लोग, ठीक है. मतलब ये दिस इज यू नो इट्स नॉट गुड. अभी हम कर रहे हैं, अब फिर अब वो अगली क्लास में, खैर चलें वो रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लेंगे, वो उनकी अपनी हेडेक है. एनीवेज वापस आते हैं. इज दिस स्लाइड क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? कोई सवाल? हसीब, आपको आपका आइडिया क्लियर हो गया कि बेनिफिट किस तरह से है? ग्रुप थिंक का मतलब, बेटा मैं आपको ग्रुप थिंक की एग्जैक्ट डेफिनेशन दे रही हूं, प्लीज राइट इट डाउन. ग्रुप थिंक की डेफिनेशन लिख लीजिए. द प्रैक्टिस ऑफ थिंकिंग और मेकिंग डिसीजन एज अ ग्रुप रिजल्टिंग इन अनचैलेंज्ड पुअर क्वालिटी डिसीजन मेकिंग. यहां पर आप डिसीजन के ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते हैं, आप फोकस कर रहे होते हैं मेरा दोस्त ये कह रहा है, तो आप उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, भले आप अंदर से उस चीज को अग्री नहीं कर रहे होते हैं, आपको पता होता है आपका दोस्त गलत है, लेकिन आप अपने दोस्त को सपोर्ट करने के लिए खड़े हुए हैं. क्लियर है हसीब? ओके गुड. चले जी आगे बढ़ते हैं. सोशल नेटवर्क ये कनेक्टिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं कि हाउ यू कैन एक्चुअली कनेक्ट with different people living in different countries. For example, social networking sites, Facebook, LinkedIn ID, professional personal sites, Twitter. You are now connected, and I have never met those people who are there on my Twitter or who are there on my LinkedIn or who are there on my Facebook, but I am being friends with them. And you know, it's always good to exchange information with respect to, you know, you get to meet so many intellectual people who have, you know, very nice ideas. आपको बहुत ज्यादा एजुकेशन, यू नो, इट एजुकेट्स यू. दिस इज हाउ आई हैव लर्न, क्योंकि आप दूसरों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, एंड इट गिव्स यू अ लेसन, ठीक है. द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल नेटवर्क क्या है कि आपके ताल्लुकात, आपको लोगों, यू बिकम स्ट्रीट स्मार्ट, यू गेट टू नो कि अगला बंदा जो है वो क्या सुनना चाह रहा है, आप उसको वही कैसे सुनाओगे जो वो सुनना चाह रहा है, तो आपका काम का फ्लो जो है वो बहुत बेहतर हो जाता है. रिलेशनशिप टीम्स के अंदर इंप्रूव हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कमिटमेंट एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द टीम बढ़ जाती है, ठीक है. कमिटमेंट एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द टीम बढ़ जाती है. नाउ दीज आर ऑल द
वर्ड्स विच यू शुड बी नोइंग। इसके अंदर अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी वर्ड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो बेटा मुझसे अभी के अभी पूछ लो, और आई विल ट्राई एंड आंसर योर क्वेश्चंस राइट नाउ। Azwar, are you there? Azwar, are you there? Okay. Azwar, I believe आपने ग्रुप पे मैसेज कर दिया है, there will be no fundamental of management class tomorrow, और tomorrow की डेट जो है वो 3 अक्टूबर डाल देना, ठीक है? तो प्रायर नोटिफिकेशन पे मैंने कल की क्लास कैंसिल कर दी है, और अब अगर आपको, आप में से किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी बच्चे को ग्रुप के अंदर फॉर्मिंग स्टेज, स्टॉर्मिंग स्टेज फॉर्म होता है, सबको अलग अलग डिपार्टमेंट से पिक करते हैं या अलग अलग जगहों से पिक करते हैं, ग्रुप को फॉर्म करते हैं। जब एक साथ बहुत मुख्तलिफ किस्म के लोग फॉर्म हो जाते हैं ग्रुप के अंदर तो उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, स्टॉर्मिंग आता है। फिर वो कॉन्फ्लिक्ट को थ्रू डिस्कशन सॉल्व करते हैं, तो वो रूल्स बना लेते हैं, फिर वो काम करना शुरू करते हैं, फिर परफॉर्मिंग स्टेज स्टार्ट होता है। परफॉर्मिंग स्टेज के बाद जब आपने गोल अचीव कर लिया, टास्क अचीव कर लिया, तो ग्रुप डिसबैंड हो जाता है, जिसको हम एडजर्निंग कह रहे हैं, डॉमिंग या एडजर्निंग, डॉमिंग का वर्ड भी यूज होता है, ठीक है? फिर हम बात करते हैं रोल, आपका क्या रोल है, क्या टास्क मुझे करने हैं, मैं क्या रोल प्ले कर रही हूँ अपनी टीम के अंदर या ग्रुप के अंदर, व्हाट विल बी माय रोल, कहीं मेरा रोल एम्बिग्यूअस तो नहीं है, कंफ्यूजिंग तो नहीं है, मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या काम करना है। सो यू नो देयर आर थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू रोल। norms are the rules and procedures which you need to follow in order to achieve your task. Groupthink, सारे लोग एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, they are disboarded about the decision or the decision to be good, but just to help support their friend or their group member, they are cohesiveness show करने के लिए, unity show करने के लिए they are supporting their friend, ठीक है? स्टेटस पोजीशन क्या है आपकी? सोशल लोएफिंग का मतलब है आप, सोशल लोएफिंग मींस यू आर नॉट गुड विद डीलिंग विद पीपल, वर्किंग विद पीपल, अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, आप अपना पार्ट जो आपको काम करना चाहिए उसको प्ले नहीं कर रहे हो। ग्रुप कोहेसिवनेस का मतलब है ग्रुप के अंदर यूनिटी। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है डिसएग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स। फिर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो 3 टाइप के थे, ट्रेडिशनल, ह्यूमन एंड इंटरैक्शनिस्ट। ट्रेडिशनल, पुराने लोग कहते हैं लड़ाई मत करो बुरी बात है। ह्यूमन रिलेशन वाले लोग कहते हैं कोई भी 3-4 लोग एक जैसा नहीं सोच सकते, तो कॉन्फ्लिक्ट आना इनएविटेबल है, अनअवॉइडेबल है, नेचुरल है। फिर इंटरैक्शंस कहते हैं भाई कॉन्फ्लिक्ट तो पॉजिटिव फोर्स है, अगर कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो हम बेहतर प्रोडक्टिव रिजल्ट्स पे पहुंचेंगे। फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हो जाता है डिफरेंट फंक्शंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना, आईटी डिपार्टमेंट की लड़ाई एचआर डिपार्टमेंट से, एचआर की मार्केटिंग से, डिफरेंट फंक्शंस में। अच्छा, यहाँ पर वो वाला फंक्शन की भी बात आ सकती है, और दूसरी बात यहाँ पर फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट का भी मीनिंग आता है, क्योंकि आपके ऑथर ने यहाँ पे फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, फंक्शन का मतलब होता है डिपार्टमेंट, आज तक जो हम मैनेजर ने पढ़ते आए हैं, लेकिन सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ये फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हो जाएगा नॉट द डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट, बट when we are reaching or solving the conflict through discussion in order to reach a better, more constructive result. तो यहां पर है फंक्शनल मतलब काम हो गया, फंक्शन का मतलब होता है स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क। डिसफंक्शनल का मतलब है अब रुकावट आ गई है। डायफंक्शनल या डिसफंक्शनल, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करें, डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, वन इज ब्रिटिश द अदर इज अमेरिकन। तो आप जब डिसफंक्शनल के ऊपर बात करते हैं, दैट मींस देयर इज अ ब्रेकेज इन द प्रोसेस, अब काम बंद हो गया है, तो काम जो है वो डिस्ट्रक्टिव हो गया है। टास्क कॉन्फ्लिक्ट, टास्क को लेके कॉन्फ्लिक्ट है। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, ताल्लुकात अच्छे नहीं है। प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट, जो काम करने का तरीका है मुझे वो पसंद नहीं है। वर्क टीम, छोटे पैमाने पे किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए बनाई जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम, कोई प्रॉब्लम आती है उसको सोल्यूशन निकालने के लिए टीम बनाते हैं। सेल्फ मैनेज्ड वर्क टीम, यहाँ पर कोई मैनेजर नहीं होता, हर इंसान अपना मैनेजर होता है, वो अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपने टास्क को खुद सेट करता है और वो अपने आप को खुद अकाउंटेबल करता है। अब यहाँ पे आ जाओ क्रॉस फंक्शनल। फंक्शनल का वर्ड यहाँ पर जो है वो अब चेंज हो गया, अब ये बात वही होगी। क्रॉस फंक्शनल मतलब हमने हर डिपार्टमेंट से एक्सपर्ट को हायर कर लिया है ताकि हम अपना कोई भी टास्क फोर्स अचीव कर सकें।
वर्चुअल टीम दुनिया के किस कोने में बैठे हुए, टेक्नोलॉजिकली इंटरनेट यूज करते हुए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कनेक्टेड हैं। सोशल नेटवर्क स्ट्रक्चर, सोशल लोगों से कोऑर्डिनेट करना, कम्युनिकेट करना। नेटवर्किंग करने का मतलब होता है कनेक्टेड रहना, लिंक अप करना। और स्ट्रक्चर सी, अब हर ऑर्गेनाइजेशन की छोटी या बड़ी फेसबुक के ऊपर अपडेट रिव्यू पेज बना हुआ है, ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर रिव्यू का कॉलम आ रहा है, ठीक है। सारे स्कूल, सारे आपके आईसीबीपी की भी बहुत सारे फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स बने हुए हैं, वहां पर आप अपना अपना रिव्यू दे रहे होते हैं। वो रिव्यू से क्या होता है बेटा, रिव्यू से बेसिकली स्टूडेंट्स एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। मैनेजमेंट का कोई बंदा होगा, वो आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए उस ग्रुप को मॉनिटर कर रहा होगा। इससे क्या होता है, इससे आपका वर्क फ्लो जो है वो बेटर हो जाता है। यहां पर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी सवाल करना है तो बेटा मुझसे पूछ लो। नेगोशिएशन स्किल्स के अंदर बेटा आपके पास 5 तरीके थे। हसीब, जब बताया जा रहा था तो तुम कहां थे, बताओ। आज मैं आगे नहीं बढ़ रही हूं क्योंकि कल की क्लास नहीं होगी, इसलिए चलो मैं इस चीज को रिपीट कर देती हूँ। दैट्स परफेक्टली फाइन, क्योंकि हमारी आधी से क्लास टाटा बाय बाय करके जा भी चुकी है। ओके, हियर इस स्लाइड को देखो। फोर्सिंग का मतलब है एक हारेगा तो दूसरा जीतेगा। मुझे अपनी नीड सेटिस्फाई करने के लिए दूसरे को हराना है। अवॉइडिंग, मैं विड्रॉ कर रही हूं, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, मैं इग्नोर कर रही हूं सिचुएशन को। सोल्यूशन नहीं निकला है, मैं प्रॉब्लम को इग्नोर कर रही हूं। कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज का मतलब है 50-50, आपको भी कुछ छोड़ना होगा, कुछ आपको भी छोड़ना होगा, कुछ मुझे भी छोड़ना होगा। ईच पार्टी गिविंग अप समथिंग। अकोमोडेटिंग, अकोमोडेटिंग का मतलब होता है यू आर सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, आप अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंस दूसरों को दे रहे हैं। प्लेसिंग अदर्स एंड अदर्स नीड फर्स्ट, दैट इज यू आर सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, आप अपनी ख्वाहिशात, अपनी चीजों को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, आप दूसरों की चीजों को, दूसरे को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है। एंड देन दिस वन इज ओके, कहां चली गई स्लाइड। कोलैबोरेटिंग, विन विन सिचुएशन, दोनों लोग मिल के काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। किस बच्चे ने पूछा था ये, क्या नाम है, हसीब, क्लियर है। नेगोशिएशन स्किल्स का मतलब होता है जब आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ किसी म्यूचुअल अग्रीमेंट के साथ एक डिसीजन के ऊपर थ्रू नेगोशिएशन रीच करना चाहें। नेगोशिएशन के अंदर कॉम्प्रोमाइज भी इन्वॉल्व होगा, और ये सारे जो हैं आपके टेक्निक्स हैं, नेगोशिएशन के टेक्निक्स भी कह सकते हैं, जिसके अंदर हम कहते हैं कि रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट हम कर रहे होते हैं बेसिकली। तो नेगोशिएशन का मतलब होता है व्हेन ऑन म्यूचुअल अग्रीमेंट टू पार्टीज रीचिंग टू अ म्यूचुअल अग्रीमेंट। तो उसके अंदर, इस सिचुएशन के अंदर दोनों पार्टीज को कुछ चीजें गिव अप करनी होती हैं और कुछ चीजें उनको मिल जाती हैं। तो आई ऑलवेज से कि नेगोशिएशन इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्रोमाइज, कि मैं मुझे ये चीज मिल जाए एंड आई एम रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस थिंग, दैट इज व्हाट वी कॉल नेगोशिएशन। कुछ मिलेगा, कुछ खोना पड़ेगा, ठीक है। आगे बताओ और कुछ, किसी स्टूडेंट को और कोई सवाल है? Any question if any of you have? If any of you have any question, you can ask me right now. अच्छा, कल मुझसे किसी बच्चे ने रिक्वेस्ट की थी कोर्स आउटलाइन की, ठीक है। और अब मसला यहाँ पर ये हो जाता है कि देखो, कोर्स आउटलाइन के ऊपर टिक लगाने की वो बात कर रहा था कि मिस आप टिक लगवा दीजिए कि कितना % जो है वो कोर्स हमारा कवर हो गया है। तो उस बच्चे से मैंने यही कहा था कि बेटा तुम खुद ये देख लो कि तुम्हारे पास कितना % ऑफ द कोर्स कवर हो गया है, लेकिन क्योंकि अभी उसको फायदा नहीं होगा बिकॉज स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज लेस, मे बी बिकॉज ऑफ फ्राइडे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, काफी सारे बच्चे चले गए हैं। सो आप लोग अगली क्लास में जो मैं अनाउंसमेंट करना चाह रही हूँ कि अपनी कोर्स आउटलाइन को लेके बैठिएगा थर्सडे को। एंड अजवर, यू विल डू मी वन फेवर कि आप मुझे बुध के दिन, वेंसडे वाले दिन
रिमाइंड कराएंगे कि मुझे कोर्स आउटलाइन आपकी रखनी है। और दूसरा एक काम करो अजवर, यू मस्ट बी हैविंग अ कोर्स आउटलाइन। प्लीज मुझे अभी पीडीएफ वर्जन जो है ना वो व्हाट्सएप कर दो। अजवर यू हैव द कोर्स आउटलाइन? तो कोर्स आउटलाइन अगर नहीं भी है तो आईसीएमपी की वेबसाइट से डाउनलोड करो और मुझे व्हाट्सएप कर दो, ताकि कुछ नहीं भी होगा तो मैं उस दिन फोन से खोल के तुम लोगों को टिक लगवा दूंगी, भाई इसके ऊपर टिक लगा लो। और तुम सब अपनी कोर्स आउटलाइन लेके बैठना, ठीक है? सो दैट आपको भी एक दफा कंफर्म हो जाए कि कोर्स कितना परसेंट हो गया है, 20% हो गया है, 30% हो गया है, 40% हो गया है, कितना कवरेज हो गया है, ठीक है? सो वी विल बी एंडिंग हियर टुडे। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अच्छा, एमसीक्यूज के लिए मैंने आपको लिंक दे दिया है, उसके अंदर आप लोग चैप्टर वाइज उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। चैप्टर वाइज अटेम्प्ट कर रहे हैं, किसी ने अटेम्प्ट करने की कोशिश की है? अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी प्लीज आप अगली थर्सडे को जुमेरात की क्लास में लेके बैठिएगा, इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग दैट इवन, ठीक है? क्योंकि देखिए टोटल 19 चैप्टर्स हैं, 19 में से आपके 11 चैप्टर हो गए हैं। तो थोड़ा सा जो अब मैं आपको बताना चाह रही हूं वो ये कि आपका 40% ऑफ द कोर्स ऑटोमेटिकली कवर हो जाना चाहिए, बट स्टिल हम इसको डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने के बाद आपको पता चल जाएगा एग्जैक्ट सिचुएशन कि आपके सामने आ जाएगी कि कितना टॉपिक कवर हो गया है, ठीक है? वी विल बी डूइंग इट ऑन थर्सडे। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है, ख्याल रखिएगा अपना, बाद में बात होती है यानी अगली क्लास में। और कल कोई क्लास नहीं है फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट की। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।